नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि हमने साइकोलॉजी CDP को शुरू से स्टार्ट किया है, शुरू से तो देखिए शेष अवस्था हमने बाल विकास की पहली अवस्था पढ़ ली। अब उसके बाद हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे मित्रों दूसरी अवस्था। और शेष अवस्था के 3 पार्ट पूरे हो चुके हैं। उसके बाद अब दूसरी अवस्था आ जाती है मित्रों बाल्यावस्था। क्या आती है? बाल्यावस्था ना। बाल्यावस्था की उम्र आपको पता है 6 से 12 और लगभग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सबने 612 ही बताई है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे पढ़ लेंगे कि इसके 2 पार्ट है, पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था, है ना। तो देखिए हर एक स्टेप पढ़ेंगे हम। तो ये पहला पार्ट रहेगा मित्रों। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम बाल्यावस्था की ये मुख्य विशेषता लिखी हुई है, यानी कि मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक कथन पढ़ेंगे और अन्य फैक्ट पढ़ेंगे, अदर फैक्ट। ठीक है, अन्य तथ्य पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में और क्या चीज़ें हैं ये पढ़ेंगे हम पार्ट 1 में। तो शुरू करते हैं मित्रों पार्ट 1 बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था क्या है मित्रों? 6 से 12 वर्ष की अवस्था है बाल्यावस्था। ठीक है, शेष अवस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है तथा यह जीवन का अनोखा काल कहलाता है। देखिए मित्रों, जैसे ही शेष अवस्था समाप्त होती है ना, शेष अवस्था 0 से 5, ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है 6 से 12। तो 6 से आरंभ हो गया ना, ये एक इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, दूसरा लिखा है यह जीवन का अनोखा काल कहलाता है। तो यह जीवन का अनोखा काल कहलाता है, यानी बाल्यावस्था को जिस प्रकार देखिए हमने पढ़ा कि शेष अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है ना, उसी प्रकार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ठीक उसी प्रकार होगा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अब पूछे कि ये किसने कहा मित्रों? तो याद रखना ये कहा था 2 मनोवैज्ञानिक थे, एक कोल था और दूसरा था ब्रूस। ठीक है, कोल और ब्रूस नामक जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहलाता है। ठीक है, अब पूछे कि बाल्यावस्था को क्या कहा? जीवन का अनोखा काल कहा। देखिए क्या कहा? जीवन का अनोखा काल। किसने कहा? कोल और ब्रूस ने। ठीक है, किसने? कोल और ब्रूस ने। किसको? बाल्यावस्था को क्या कहा? जीवन का अनोखा काल। अब पूछे क्यों कहा? कारण भी तो होना चाहिए कि जीवन का अनोखा काल है तो कैसे है। तो देखिए जो कोल और ब्रूस थे मित्रों, है ना, इन्होंने अनोखा काल क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने बताया कि माता पिता के लिए ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो बालक को समझना उनके लिए कठिन हो जाता है, इस प्रकार ये जीवन का अनोखा काल होता है। ये तो कोल और ब्रूस ने बताया। ठीक है, इसी से संबंधित एक और विद्वान है कुप्पू स्वामी। ठीक है, कुप्पू स्वामी कौन है मित्रों? कुप्पू स्वामी, उसने भी कारण बताया ना। उसने ये कहा कि इस अवस्था में अनोखे काल मतलब अनोखा काल क्यों है? क्योंकि इसमें अनोखे अनोखे परिवर्तन होते रहते हैं। ये कुप्पू स्वामी ने कहा था मित्रों। किसने? कुप्पू स्वामी ने कहा कि इस अवस्था में अनोखे अनोखे परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे कि 6 साल की उम्र में देखूँ तो बालक क्या रहता है, मतलब आक्रामक उग्र परिवर्तन का रहता है ना। ठीक है, 7 साल में देखूँ तो 7 साल में उदासीन व एकांत हो जाता है। 8वें वर्ष में देखूँ बालक को, ये कुप्पू स्वामी कह रहे। ठीक है, 6 साल में उग्र हो जाता है, याद रखना 6 साल में उग्र हो जाता है, 7 साल में एकांत पसंद करता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, 8 साल की आयु की बात करूं तो कहते हैं कि वो सामाजिक संबंध बनाने लगता है ना। इसी प्रकार अगर 9 से 12 की बात करूं तो कहते हैं रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है बालक। ये कुप्पू स्वामी मतलब अनोखा काल है, अनोखे परिवर्तन होते रहते हैं इसलिए बताया। ठीक है, ये थी बाल्यावस्था। अब चलते हैं मित्रों बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं पे। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ेंगे मित्रों बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में पढ़ेंगे मित्रों सबसे पहले जीवन का अनोखा काल। बाल्यावस्था की जो मुख्य विशेषता इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे मित्रों जीवन का अनोखा काल। अभी अभी हमने पढ़ लिया। किसने कहा? बस ये ध्यान रखना, ये कहा था कोल व ब्रूस ने। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा? बाल्यावस्था को। किसने कहा? कोल व ब्रूस ने कहा। कोल ब्रूस ने कहा कि माता पिता के लिए काल समझना कठिन हो जाता है, इस उम्र में बच्चों को कैसे समझे ये कठिन हो जाता है, इसलिए जीवन का अनोखा काल है। कुप्पू स्वामी ने इसके संबंध में कहा कि अनोखे अनोखे परिवर्तन होते रहते हैं ना बालक स्टेप टू स्टेप इस उम्र में। ठीक है, यह है जीवन का अनोखा काल। हो गया। आगे चलिए, आगे आ जाती है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। यानी कि देखिए शारीरिक व मानसिक तीव्र विकास पहुंचे शेष अवस्था में, यहाँ स्थिरता है। स्थिरता मतलब स्थिर है, कहने का मतलब शरीर का विकास भी हो गया और मानसिक हो गया। क्या आप ये मानते हो कि शरीर का विकास इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? गलत चीज़ है। ठीक है, फिर ये विशेषता क्यों आई? गलत चीज़ है तो ये विशेषता नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखिए इसका एक चीज़ है, इसी से संबंधित एक और परिभाषा है, उसे कहते हैं मिथ्या परिपक्वता। शारीरिक मानसिक स्थिरता, या जिसे कह दूं मिथ्या पक्वता या मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या यानी झूठ, मिथ्या यानी झूठ, परिपक्वता है ना परिपक्व तैयार होना, है ना।
यानी कि क्या होता है देखिए, और निमित्त परिपक्वता का काल मतलब बाल्यावस्था को किसने कहा आपको पता है मित्रों? रोफ ने कहा, जेन रोफ ने कहा। अब देखिए क्यों कहा, इस अवस्था में यानी कि 6 या 7 साल में क्या होता है, बालक क्या करता है, बालक ऐसा सोचने लगता है कि मेरा पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, ठीक है, मेरा पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, अब आगे मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ, मतलब खुद को वयस्क सा जान पड़ता है कि मैं वयस्क हो गया हूँ, ठीक है। ये कौन सोचता है, बालक सोचता है। यानी शारीरिक मानसिक स्थिरता तो आने लगती है। देखिए मानसिक ऐसे, जैसे मस्तिष्क का 95% विकास हमने पढ़ा था पिछले स्टेप में, पिछले पार्ट में, कि 6 वर्ष तक 95% मस्तिष्क विकास हो जाता है, मानसिक स्थिर हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है किशोरावस्था तक शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ आया कि स्थिरता होती है, यानी कि मिथ्या परिपक्वता। रोफ ने कहा कि बालक ये खुद मानता है कि मैं वयस्क हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मैं परिपक्व हो गया हूँ ना। कहने का मतलब क्या है, ये झूठी परिपक्वता है। मिथ्या परिपक्वता का है मतलब झूठी परिपक्वता है, ये एक प्रकार का झूठ ही तो है भाई, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताएं जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण हमने पढ़ा था। मानसिक योग्यताओं में तीव्रता किस में होती है, शेष अवस्था में। बाल्यावस्था में तो मतलब होती तो है, लेकिन थोड़ी तीव्रता, मतलब तीव्रता की तुलना में, जो शेष अवस्था की तुलना में बाल्यावस्था में थोड़ी धीमी होती है। लेकिन संवेदना होगी यहाँ पे, प्रत्यक्षीकरण होगा, क्या क्या होगा, संवेदना होगी, प्रत्यक्षीकरण भी होगा। संवेदना किसी चीज़ को अनुभव करना, प्रत्यक्षीकरण उस अनुभव की हुई चीज़ का अर्थ स्पष्ट करना, वो प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी स्मृति का प्रयोग करेगा, जो भी उसके मस्तिष्क में अनुभव आ रहे हैं उन अनुभवों का भी वे प्रयोग करने लगता है। इसके अलावा एक चीज़ मानसिक योग्यता में वृद्धि इसी से संबंधित है, मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है। अगर आपको पूछ ले तो आप देख लीजिए भाई, मूर्त चिंतन पियाजे से संबंधित जो है ना, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं, 4 स्टेप, वहाँ से उठा लीजिए। ये मूर्त चिंतन की तो है, 6 से 12 है, तो मतलब मूर्त चिंतन की है भाई, 6 से 12 है ना, मूर्त चिंतन की तो है, तो मतलब इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, अनुभव इनका होता है, साथ साथ में इनका विकास होता है। इसके अलावा तर्क वितर्क करने लगता है, वे बालक मूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे है मित्रों वास्तविक जगत से संबंध। क्या है मित्रों, वास्तविक जगत से संबंध, ठीक है, वास्तविक जगत से संबंध। देखिए शेषवावस्था का ठीक उल्टा हो जाता है। शेषवावस्था में एक कुप्पू स्वामी मनोवैज्ञानिक था, उसने कहा कि 4 साल के बालक में कल्पना की सजीवता होती है। वे जो भी काल्पनिक चीज़ें उसके दिमाग में रहती है, जिसे भी वह कल्पित करता है उसी को सजीव जान पड़ता है। ये किसने कहा, ये कुप्पू स्वामी ने कहा। याद करना कितने वर्ष के बालक के संबंध, 4 वर्ष के बालक में ना, शेषवावस्था संबंध, ठीक है। तो यहाँ है वास्तविक जगत से, शेषवावस्था में कल्पना की सजीवता थी, यहाँ वास्तविक जगत से संबंध है। यानी कि बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें काल्पनिक जगत का परित्याग हो जाता है, इसमें कोई कल्पना नहीं करता बालक, इसमें क्या होता है, वास्तविक चीज़ें जो है उसी में व्यक्ति आनंद लेता है। इसी प्रकार इस संबंध में याद रखना, आगे जो मनोवैज्ञानिक कथन पढ़ेंगे इसके जस्ट आगे, उसमें कथन है, दे रखा है, स्ट्रिंग ने कहा। किसने मित्रों, स्ट्रिंग ने कहा। क्या कहा था, याद रखना, स्ट्रिंग ने कहा था इस संबंध में, वास्तविक जगत से संबंध में। स्ट्रिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी कि बालक अपने को, स्वयं को अति विशाल संसार में पाता है, यानी कि इस बड़े से इस विशाल संसार में खुद को पाता है और इस संसार के बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जो वास्तविक है उस जगत से संबंध बनाना चाहता है बालक। ये थी स्ट्रिंग की परिभाषा, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ेंगे, रचनात्मक कार्यों में आनंद। रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है बालक, जैसे जैसे कि देखिए मतलब नॉर्मल काम नहीं करता। एक चीज़ बाल्यावस्था यहाँ से दो दो स्टेप, मतलब कि दो अपनी परिभाषाएं तैयार हो रही है, ठीक है। एक तो रचनात्मक कार्य में आनंद ले रहा है, दूसरी इसी से संबंधित मैं इसको कह दूं कि नियमित, अगर आपको प्रश्न बना के मैं बता दूं कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक नियमित कार्य करना पसंद नहीं करता है, नियमित कार्य पसंद नहीं करता है, नियमित कार्य को नापसंद करता है, ठीक है। कौन सी अवस्था है मित्रों, ये बाल्यावस्था हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मित्रों, बाल्यावस्था। नियमित कार्य पसंद नहीं करता, इसका मतलब क्या है, जैसे विद्यालय जाना रोज, तो वो पसंद नहीं करेगा इस उम्र में। याद रखना, 6 से 12 देख लेना है ना। नियमित कार्य रोज जो कार्य करने होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, ठीक है। नियमित कार्य, विद्यालय जाने का उदाहरण दे दिया मैंने, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। विद्यालय रोज उसको जाना पड़ेगा लेकिन उसको पसंद नहीं करेगा, ठीक है। वो सामान्य कार्य से हटकर रचनात्मक कार्य, लिखा है रचनात्मक कार्य में आनंद, तो रचनात्मक कार्यों में आनंद लेकर रचनात्मक कार्य करना चाहेगा। अब बालक अलग प्रकार करेगा, बालिका अलग प्रकार, है ना, क्योंकि उनकी समाज में अलग अलग भूमिका है, ठीक है। न कि लिंग के कारण, लिंग भेदभाव कभी नहीं होता, ठीक है। तो देखिए बालक कैसे करेगा, जैसे बड़ों को देखकर जैसे बगीचे में काम करेगा, ठीक है। बड़े जैसे पेड़ों को, पौधों को काटते हैं, कटाई करते हैं, वैसे वो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वैसे करने में आनंद लेगा ना। और जो छोटे छोटे जो औजार उपकरण से उनसे लकड़ी की वस्तुएं भी बालक बनाएगा ना। इसके अलावा बालिका घर में कोई काम करती है, जैसे कि
अब उसकी माँ है तो वो सिलाई कढ़ाई का काम करती है, उसी को देखकर उसमें आनंद लेने लगती है, उसको कार्य वो करना चाहती है वो, है ना। और विशेष रूप से मुख्य तौर पर वो घोड़े गुड़ियों का खेल, है ना, ये खेलने लगती है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक कार्यों में आनंद बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता। आगे देखते हैं सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होना। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास कैसे? देखिए सामाजिक कैसे, तो आपको पता है बाल्यावस्था को टोली, दल, गैंग के आयु कहते हैं। समूह प्रवृत्ति का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति कहने का मतलब, देखिए एक परिभाषा हमने पढ़ी थी, क्रो एंड क्रो ने कहा। किसने कहा था वो? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी थी मित्रों। क्या दी थी? क्रो एंड क्रो ने कहा कि बालक सबसे छोटा रहता है तब अकेले खेलना पसंद करता है। वो कौन सी अवस्था होगी? शेष अवस्था ना। क्रो एंड क्रो ने आगे कहा कि थोड़ा सा बड़ा होगा तो वह समूह के साथ खेलना पसंद करेगा। वो कौन सी हो गई? वो बाल्यावस्था हो गई, यानी कि समूह में खेलना पसंद करेगा, समूह का नेतृत्व करना पसंद करेगा, एक से अधिक बालकों के साथ खेलना पसंद करेगा बाल्यावस्था में। ये मित्रों ये तो हो जाएगा सामाजिक गुण। नैतिक गुण, नैतिक गुणों के बारे में किसने परिभाषा दी है मित्रों? इस स्ट्रेंग ने दी थी। नैतिक गुणों के बारे में स्ट्रेंग ने परिभाषा दी थी। स्ट्रेंग ने क्या कहा मित्रों? स्ट्रेंग ने कहा कि 6, 7 और 8 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें अच्छे बुरे के ज्ञान, मतलब सामान्य तौर पर ज्ञान हो जाता है, और उनमें जैसे ईमानदारी, सद्भाव, सहयोग, सामाजिक मूल्यों की भावनाओं का विकास हो जाता है। ये कहा था मित्रों स्ट्रेंग ने। किसने कहा था? स्ट्रेंग ने कहा था। ये नैतिक गुण और सामाजिक गुणों का विकास इस प्रकार बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए क्या आ रखी है मित्रों। आगे है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। क्या है मित्रों? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ये भी इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। देखिए सेम उल्टा, शेष अवस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी। याद रखना, शेष अवस्था में अंतर्मुखी होता है। देखिए ज़्यादा बोलना, मतलब ज़्यादा बोल नहीं पाता, मतलब एकांत प्रिय, अपने में रुचि लेने में अंतर्मुखी, है ना, इंट्रोवर्ट होता है। जबकि एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी बालक। किसमें? इसमें बाल्यावस्था में। क्यों? हमने पीछे अभी एक ऊपर विशेषता पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? कि वो वास्तविक जगत से संबंध बनाता है। पढ़ी थी ना? वास्तविक जगत से संबंध बनाता है, वास्तविक जगत से संबंध बनाता है, सामाजिक समूह का सदस्य होना चाहता है, मतलब लोगों से संपर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है बाल्यावस्था में। याद रखना, है ना। वो बाहरी जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह करना, चीज़ों का संग्रह करना बाल्यावस्था में होती है। याद रखना, संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की विशेषता है। जैसे बालक क्या करेगा? कांच की जो गोलियां खेलने वाली आती है, इसके अलावा छोटे छोटे कार्ड, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, कंकर, इनका क्या करते हैं? इकट्ठा करना पसंद करते हैं, इनका संग्रह करना पसंद करते हैं 6 से 12 की उम्र में। ठीक है, इसके अलावा ये तो बालक का बताया। बालिका क्या करेगी? चित्र हुए, खिलौने हुए, गुड़ियाँ, कोई कपड़े वगैरह हुए ना, गुड़ियों में ज़्यादा रुचि लेने लगती है, वो है बालिकाएं। ठीक है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता। आगे चलते हैं। आगे लिखा है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। देखिए ये मैंने कंटिन्यू लगातार 2 रखी है। ठीक है, कंटिन्यू लगातार 2 विशेषताएं रखी मैंने कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता और टोली दल व समूह। इनको कंटिन्यू लगातार क्यों रखा? दोनों लगभग एक सी है। ठीक है, देखिए टोली की आयु, दल की आयु, समूह की आयु, क्योंकि हमने पढ़ा सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता है, मतलब समूह की आयु है। सामूहिक समूह एक ही तो चीज़ है। समूह में खेलना, समूह का सक्रिय सदस्य होना, समूह का नेतृत्व करना, ये चीज़ें बाल्यावस्था में बालक पसंद करता है। रोफ ने कहा था कि बालक क्या करता है? अच्छे अच्छे खेल खेलने के लिए नियमित रूप से एकत्र होता जाता है और किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है। ये रोस ने परिभाषा दी थी। हम आगे मनोवैज्ञानिक कथन के बारे में पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद में, है ना। टोली दल यानी इसको गैंग एज भी कहते हैं, गैंग एज, है ना, गैंग एज भी कहते हैं इसको मित्र। आपको पता है मित्रों गैंग एज किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। क्यों? टोली, दल, समूह, गैंग क्या है? गैंग भी दल क्यों कहा जाता है ना, इंग्लिश वर्ड है। तो ये कौन सी? ये बाल्यावस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है, यानी कि समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करता है ना। समूह में ज़्यादा खेलना पसंद करता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय समूह में बिताना पसंद करता है साथियों के साथ, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे विशेषता क्या आ रखी है मित्रों? रुचियों में परिवर्तन। आगे क्या आ रखी है? रुचियों में परिवर्तन। रुचियों, उनकी जो रुचियां हैं मित्रों उसमें परिवर्तन पाया जाता है। किसने कहा था? कोल व ब्रूस ने बताया था। कोल व ब्रूस वही मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने जीवन का अनोखा काल इस बाल्यावस्था को कहा। उन्होंने ही, कोल व ब्रूस ने ही रुचियों में परिवर्तन बताया था मित्रों। रुचियों में परिवर्तन हो जाना किसने बताया? कोल व ब्रूस ने। इन्होंने कहा कि 6 से 12 के जो बच्चे हैं इस अवधि की, यानी कि बाल्यावस्था की एक पूर्व विशेषता, अपूर्व विशेषता है कि मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। कहने का मतलब है लगातार उनकी रुचियों में परिवर्तन हो जाता है ना। ऐसा नहीं है कि उनकी रुचि एक सी रहती है, नहीं, इस उम्र में रुचियों में
परिवर्तन रहता है मित्रों, ऐसा कोल और ब्रूस ने कहा। अब रुचि में परिवर्तन होता है, कोल और ब्रूस ने कारण बताया, किस कारण से होता है, तो याद रखना वातावरण से, ठीक है। इन्होंने बताया है वातावरण से, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। घुमा फिरा के कैसे प्रश्न पूछेंगे। कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को रुचि में परिवर्तन की अवस्था बताया, है ना। रुचि में परिवर्तन होने का प्रमुख कारण क्या माना, ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। फिर आप वहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं। वहाँ अब देखिए वातावरण आएगा, वंशानुक्रम आएगा, दोनों आएंगे, तो आपको वहाँ वातावरण करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसा वातावरण होगा ना वैसी रुचि में परिवर्तन होगा बालक, ठीक है। अंतिम विशेषता पढ़ देते हैं मित्रों, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, देखिए मैं तीनों बता रहा हूँ यहाँ पे, किशोरावस्था बाद की चीज़ है, लेकिन देखिए संबंधित चीज़ आ रखी है तो फायदा है। शेषावस्था, पहली चीज़, तीन चीज़ पढ़ेंगे मित्रों, एक मिनट देखिए इसको अच्छी तरह से पढ़ देते हैं। तीन चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता के बारे में तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक बताऊंगा मैं शेषावस्था, ठीक है। एक बताऊंगा बाल्यावस्था, ठीक है। और एक बताऊंगा मित्रों किशोरावस्था, ठीक है। शेषावस्था में क्या बताऊंगा मैं, शेषावस्था में बताऊंगा कि काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, लेकिन अव्यक्त होती है, व्यक्त नहीं कर पाता है उसको, है ना, प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती। जैसे यौनांगों पर स्पर्श करना, यौनांगों पर हाथ रखना, माता का स्तनपान करना, अंगूठे को चूसना, ये शेषावस्था होता है। काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। बाल्यावस्था में न्यून होती है, बहुत कम होती है, याद रखना। बाल्यावस्था में न के बराबर होती है काम प्रवृत्ति, आप देख लेना। काम प्रवृत्ति में बिल्कुल इच्छुक नहीं होता बालक, क्यों, क्योंकि सारा समय है मिलने जुलने में, दोस्तों को मिलने जुलने में, खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में ना, इनमें भी रहता है। यानी कि न्यून प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था की, तो जब न्यून होगी तो व्यक्त की तो कोई बात ही नहीं है। किशोरावस्था की बात करूं तो किशोरावस्था में भी ये क्या होता है आपको पता है, किशोरावस्था में तो काम प्रवृत्ति प्रबल होगी, किंतु किंतु उसको वह व्यक्त भी कर पाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए, इस डायग्राम को आप समझिए मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शेषावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है लेकिन अव्यक्त होती, व्यक्त नहीं कर पाता। बाल्यावस्था में न्यून होती है तो व्यक्त अव्यक्त की बात ही नहीं है, यानी अव्यक्त है, जाहिर सी बात है। किशोरावस्था में प्रबल होती है लेकिन वो व्यक्त भी कर देता है कभी कभार, जब संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो कि बाल्यावस्था के संदर्भ में जो मनोवैज्ञानिक कथन या विचार है, देखिए अभी हमने ऊपर जो देखा था, ये जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं वो सारी पढ़ ली थी हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं मित्रों बाल्यावस्था के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक कथन या मनोवैज्ञानिक जो विचार कहूँ, है ना, जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी है वो कहूँ, वो देखेंगे मित्रों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इनमें नाम आता है कुप्पुस्वामी। क्या नाम आता है मित्रों, कुप्पुस्वामी, है ना। कुप्पुस्वामी देखिए, कुप्पुस्वामी यानी कि बाल्यावस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते। देखिए जैसा कि हमने जब बाल्यावस्था के ऊपर विशेषताएं पढ़ी थी तभी मैंने बता दिया ये परिभाषा, जो कौन सी, कुप्पुस्वामी ने दी। और ये परिभाषा क्या है कि बाल्यावस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। किसने कहा था मित्रों, अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, कुप्पुस्वामी ने कहा, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ। कुप्पुस्वामी ने यह चीज़ कही थी कि बालक में बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। क्यों होते हैं, तो कल मैंने बताया था, जैसे कुप्पुस्वामी के अनुसार, ठीक है। कुप्पुस्वामी ने कहा कि 6 साल की आयु में, यानी स्टेप टू स्टेप, यहाँ पर हर वर्ष है बालक में अनोखे अनोखे परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे अनोखा काल कहा गया। कुप्पुस्वामी ने यह कारण बताया, ठीक है। कोल व ब्रूस ने जो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया, तो उसका कारण बताया कि माता पिता के लिए यह अवस्था समझना कठिन होता है, ठीक है। बात कर रहे थे हम कुप्पुस्वामी के अनुसार 6 वर्ष की अवस्था में बालक कैसा रहता है, उग्र रहता है, और कोई भी अगर उससे प्रश्न पूछे, यानी कि उग्र परेशान सा रहता है ना, कोई भी प्रश्न पूछे तो न और नहीं में देगा वो, है ना। ये है 6 साल में। 7 साल की बात करूं तो 7 में उन्होंने बताया कि बालक उदासीन या एकांत पसंद करता है ना, उदासीन रहता है, एकांत अकेला रहना पसंद करता है। इसी प्रकार आगे कुप्पुस्वामी ने बताया कि जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है, कब, 8 वर्ष का, तो वो क्या करता है मित्रों, वो सामाजिक संबंध बनाने लगता है ना, समूह में सक्रिय हो जाता है ना। और आगे बताया कि 9 से 12 में वो क्या करता है, वो रोमांचकारी कार्य करने लगता है ना, यानी कि हमने पढ़ा था कल, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है, वो रोमांचकारी या रचनात्मक कार्य करने में आनंद लेता है। तो यही है 6, 7, 8 और 9 से 12, है ना, 6 से 12 की अवस्था बाल्य अवस्था, ये कुप्पुस्वामी ने पूरा विवरणात्मक रूप से बताया। आगे चलते हैं, अगली परिभाषा है मित्रों रोस की। इसकी मित्रों रोस की, देखिए रोस ने क्या कहा था मित्रों, कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। ये किसने कहा था मित्रों, ये कहा था जे एन रोफ ने। रोफ ने कहा था, आपको पता है रोफ ने, कल हमने पढ़ा था मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता, या मिथ्या को कहूँ मैं छद्म, कहने का मतलब मिथ्या या छद्म, दोनों का अर्थ है मित्रों झूठ, है ना, यानी कि झूठी परिपक्वता। कैसे, कि बालक का है ना, मतलब
क्या हो जाता है इसमें, बालक कहता है कि मैं इसमें वयस्क हो गया हूँ, मैं परिपक्व हो गया हूँ इस अवस्था में ना, ऐसा बालक का मानना है। लेकिन वैसे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, ये झूठी परिपक्वता है ना, मिथ्या परिपक्वता काल इसीलिए बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता ये बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है ना, यानी कि लगभग लगभग शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है इस अवस्था में, ये रोस का कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली परिभाषा पर। नंबर 3 पर आ जाता है मित्रों स्ट्रेंग। कौन आ जाता है, स्ट्रेंग है ना। स्ट्रेंग ने क्या परिभाषा दी थी स्ट्रेंग ने दी थी मित्रों कि बालक स्वयं को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में मतलब संसार के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये किसने कहा था मित्रों, ये कहा था स्ट्रेंग ने। ठीक है, यानी इसका संबंध हमने पहले पढ़ लिया था, इसका मतलब है कि वास्तविकता से संबंध है, वास्तविक जगत से संबंध है, वास्तविक जगत से संबंध है ना। इस परिभाषाओं को यह कथन उजागर करता है, इस परिभाषा को, कि वास्तविक जगत से संबंध है ना, स्ट्रेंग के अनुसार। ठीक है, स्ट्रेंग के अनुसार वास्तविक जगत से संबंध, यानी बालक खुद को अति विशाल संसार में पाता है। इसका मतलब क्या है कि बाहरी चीजें यानी जो वास्तविक जगत या जो संसार है ना, इसके बारे में वो क्या करता है, जो भी संसार की वस्तुएं हैं है ना, अन्य बाहरी व्यक्ति हैं, उन सब के बारे में वो जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये स्ट्रेंग ने कहा था, मतलब काल्पनिक जीवन है, कल्पना की सजीवता वो शेष अवस्था में होती है। किसने कहा, कुप्पू ने ना। लेकिन शेष अवस्था का त्याग करके वास्तविक जगत में बालक बाल्य अवस्था में आता है, ये किसने कहा था, स्ट्रेंग ने कहा था मित्रों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं मित्रों परिभाषा नंबर 4 पर। चौथी परिभाषा देखिए मित्रों, चौथी परिभाषा दी है ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने क्या महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा ना। क्या कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। इसके आगे और कथन है, ठीक है, लेकिन वो बड़ा है इसलिए मैंने ये शॉर्ट में करके समझाया, आगे क्या है वो मैं बताऊंगा ना। देखिए ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन इन मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण मतलब शिक्षा के दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ये कहा था ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। कहने का मतलब है कि अब अध्यापक क्या करेगा, अब आगे लिखा है इसके कि जो शिक्षक है, देखिए शैक्षिक दृष्टिकोण की बात है ये, मतलब शिक्षा से संबंधित, तो शिक्षक क्या करेगा कि इस बाल्यावस्था में जिन बालकों को पढ़ाएगा, बाल्यावस्था के बालकों की बात हो रही है, बाल्यावस्था में जिन बालकों को पढ़ाएगा उन बालकों की आधारभूत आवश्यकताएं क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनकी परिस्थिति कैसी है ना, इन सब की उस शिक्षक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उसके व्यवहार को रूपांतरित व परिवर्तन करती हो। ऐसी महत्वपूर्ण उसकी जो समस्याएं या विशेषताएं हैं उनको, उन सब के बारे में शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ये कहा था मित्रों ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। आगे चलते हैं मित्रों, परिभाषा नंबर है 5। पांचवी परिभाषा देखिए मित्रों क्या है, पांचवी परिभाषा स्ट्रेंग नहीं दी थी, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक नहीं खेलते हो। किसने कहा था मित्रों, ये कहा था स्ट्रेंग ने। किसने कहा था मित्रों, स्ट्रेंग ने। अब देखो इस जो परिभाषा, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, स्ट्रेंग ने कहा था कि बाल्यावस्था में जो बालक है वो सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं। किस में लेते हैं, सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं। आपको पता है सामूहिकता की प्रबलता, समूह का सदस्य होना है ना, सामूहिक खेलों में रुचि लेना, सामूहिक खेलों में रुचि। ठीक है, ये कथन था स्ट्रेंग का ना। तो इससे समझ इन्होंने कहा कि जैसे ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक, 10 वर्ष का, 6 से 12 है बाल्यावस्था, हमने पढ़ी थी ना, तो 6 से 12 में 10 वर्ष आ जाता है मित्रों। इसका मतलब है कि बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं वो सारे लगभग खेल खेल चुके होते हैं, और किस में खेलते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं खेलते, वो खेलते हैं मित्रों समूह में। ये परिभाषा किसने दी थी मित्रों, स्ट्रेंग ने दी थी ना। आगे चलते हैं अगली परिभाषा पे, परिभाषा संख्या 6। परिभाषा नंबर 6 है, देखिए ये दी थी मित्रों रोस ने। किसने दी थी, रोस की एक और परिभाषा है कि इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता कल हमने पढ़ ली, ये किसने कहा, रोस ने कहा। यानी कि बालक क्या करता है इस अवस्था में कि जो काम प्रवृत्ति है ना उससे दूर रहता है ना, और अधिक से अधिक समय क्या करता है, ग्रुप में, समूह में, टोली में, दल में, गैंग में बिताने का प्रयास करता है ना। यानी कि किसी न किसी समूह में खेलता है, किसी न किसी समूह का सक्रिय सदस्य रहता है। ये चीज़ें बताई थी रोस ने कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं परिभाषा संख्या 7 पे। परिभाषा 7 देखिए क्या है मित्रों, परिभाषा संख्या 7 दी थी मित्रों
कोलेस्निक या कहीं पे नाम आता है कोल्सनिक, ठीक है, कोल्सनिक या कोलेस्निक, इस मनोवैज्ञानिक ने दी। इसने कहा मित्रों कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। कि सामूहिक खेल यानी कि समूह में खेले जाने वाले खेल, समूह में खेले जाने वाले खेल और शारीरिक व्यायाम, और कौन से शारीरिक व्यायाम, कहने का मतलब जो शरीर से व्यायाम हो, ऐसे व्यायाम, है ना, ये क्या होने चाहिए, यहाँ ध्यान रखना, प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अभिन्न होने चाहिए ना। तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ, इस परिभाषा क्यों दी, क्या कारण है। प्राथमिक विद्यालय की आयु कौन सी है, पूर्व बाल्यावस्था, कहने का मतलब 6 से 9 वाली बात है। भाई बालक कब विद्यालय जाता है, 5 वर्ष की उम्र से तो शुरू करता है, यानी कि 5 या 6 है ना, 5 या 6, निश्चित तौर पर 5 नहीं है, 5 या 6, तो 6 से क्या लागू हो जाती है, बाल्यावस्था, ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालय को वो पढ़ेगा, बाल्यावस्था में तो पूरी करता, प्राथमिक विद्यालय पढ़े ना, तो इसलिए ये बाल्यावस्था संबंधी कथन है। पहली चीज तो ये, तो कोर्स ने की ये परिभाषा आगे पूछ लिया किस अवस्था से संबंधित, तो क्या बताओगे मित्रों, बाल्यावस्था से, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा सामूहिक खेल, तो हमने पहले ही पढ़ लिया, अभी ऊपर भी पढ़ा कि सामूहिक प्रकृति की प्रबलता होती है, रोश ने कहा, अभी हमने पढ़ा था ऊपर है। तो भाई सामूहिक खेल, समूह में खेल है, और शरीर से होने वाले जो व्यायाम है वो प्राथमिक विद्यालय में इस उम्र में जो पाठ्यक्रम है ना, उस पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ये कहा था मित्रों कोलेस्निक ने या कोल्सनिक ने, ठीक है। आगे चलते हैं अगली परिभाषा पे मित्रों। अगली परिभाषा क्या है, परिभाषा नंबर 8, ये दी थी मित्रों कोल व ब्रूस ने। किसने दी थी, कोल व ब्रूस ने। कोल व ब्रूस ने, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। इन्होंने कहा कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था है। कोल व ब्रूस ने क्या कहा कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था है। अब क्यों कहा वो पढ़ेंगे। संवेगात्मक विकास मतलब कि संवेगों में बार बार इस उम्र में परिवर्तन होते रहते, ऐसा किसका मानना है, कोल व ब्रूस ने। देखो संवेगात्मक विकास में तीव्रता वो शेषवस्थ में थी, हम जानते हैं, लेकिन जो संवेगात्मक विकास है मित्रों, उसमें परिवर्तन होना बंद नहीं करते इस अवस्था में, बाल्यावस्था में संवेगात्मक जो विकास है इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जैसे हमने कुपुस्वामी का जो भी ऊपर ही देखा था, कुपुस्वामी की परिभाषा कि 6 साल में वो ये करता है, 6 साल में उग्र रहता है ना, 7 साल में एकांत, मतलब 6 में तो देखो उग्र आक्रामक रहता है, 7 वर्ष की आयु में बालक पूरा चेंज होता है, उदासीन एकांत रहता है, 8 साल में सामाजिक संबंध बनाता है। आगे 9 से 12 की बात करूं तो वो विद्यालय जाना पसंद नहीं करता, नियमित कार्यों को पसंद नहीं करता, अलग कार्य करना चाहता है, रचनात्मक कार्य में रुचि लेता है। मतलब संवेगों में क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तन हो रहा है, संवेगात्मक विकास का ये अनोखा काल, इसीलिए कोल व ब्रूस ने इसे कहा था मित्रों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं परिभाषा नंबर 9 पर। परिभाषा 9 देखिए, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए ये ऐसे फैक्ट है जो पूछे गए हैं पूर्व एग्जाम में, ठीक है, तो देखिए वापस भी पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा अन्य परिभाषा वो भी मोस्ट है। तो देखिए किल पेट्रिक नाम आता है, इसी किल पेट्रिक ने किशोरावस्था को क्या कहा था, जीवन का सबसे कठिन काल, और इसी ने बाल्यावस्था को कहा था मित्रों प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किल पेट्रिक ने कहा था, याद रखना कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है। किसने कहा, किल पेट्रिक ने, क्या कहा, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण कहा था। इसका मतलब क्या है, इसने किल पेट्रिक ने यह कारण बताया कि विद्यालय में ऐसी क्रियाएं करवाई जाए, है ना, ये बालकों की प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण है, समाज में उसमें समाज के सदस्यों के प्रति प्रतिद्वंद्व होते हैं, है ना, उसके मन में विचारों में, तो विद्यालय में ऐसी क्रियाएं करवाई जाए जिसमें भाग लेकर बालक में क्या हो जाए, बालक में अनुशासन स्थापित हो, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सद्भावना, सामाजिक गुणों का विकास हो, अच्छी चीजों का विकास हो, ताकि ये प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल नहीं रहे। ऐसा किल पेट्रिक ने कहा, उसके मन में कोई भी द्वंद्व समाज के प्रति नहीं रहे थे। ये थी 9वीं परिभाषा। आगे चलते हैं मित्रों, अंतिम परिभाषा है ये 10वीं परिभाषा। ये दी थी मित्रों ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने। किसने दी थी मित्रों, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन की एक और परिभाषा आई है। इसने कहा कि इन्होंने कहा था बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ये किसने कहा था मित्रों, ये ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने कहा था। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने क्या कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में पूरे संपूर्ण जीवन में बाल्यावस्था से अधिक कोई अन्य महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। तो वही चीज इसमें आ रही कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, उसका नजरिया, उसका विचार, उसके सामाजिक आदर्श, मूल्य और आदर्शों का, अनुशासन, सहयोग, सद्भावना, इन सीमाओं का इन चीजों का, इन तत्वों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। इसीलिए ये बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था इन्होंने कहा शैक्षिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था। अगर ऐसा भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से, यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वहां पे आप बताओगे मित्रों बाल्यावस्था। क्या बताओगे,
बाल्यावस्था बताओगे। ये किसने कहा था? ये कहा था मित्रों ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। तो मित्रों बाल्यावस्था में ये जो बाल्यावस्था का पहला पार्ट था शेषावस्था पूरी होने के बाद, है ना, इस हमने जो पहला पार्ट देखा इसमें बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं ये पढ़ ली है। इसके अलावा बाल्यावस्था की जो मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं, कथन या विचार का हूँ वो पढ़ लिए। ठीक है, तो ये मित्रों बाल्यावस्था का आपके पहला पार्ट पूरा हो चुका है। ठीक है मित्रों, पहला पार्ट हो चुका है। अब हम पहले पार्ट पूरा होने के बाद दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें कि जो विकास के विभिन्न पहलू है, जैसे कि शेषावस्था में देखे वैसे हम बाल्यावस्था में देखेंगे। पार्ट 2 में इस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।